In the run-up to the elections of 2014, one of the big headlines throughout the last few months has been the growing rivalry between Narendra Modi and Nitish Kumar. In fact, the rivalry between Narendra Modi and Nitish Kumar has taken on an extremely personal hue, with Narendra Modi personally attacking him and Nitish Kumar. Let's see if he responds today. Nitish Kumar joining me live today for this conversation. Thank you very, very much, Nitish Kumar ji. Thank you for talking to me. Thank you. अभी ये आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में इतना जो पर्सनल घमासान चल रहा है, इसका कारण क्या है? आई मीन, कांट यू ब्रिंग दिस टू एन एंड? इट हैज बिकम अ वेरी वेरी पर्सनल फाइट आप दोनों के बीच में. देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी पर्सनल नहीं होता और मेरी तरफ से कोई इसमें पर्सनल एंगल है ही नहीं. लेकिन राजनीति में जो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिसको आप मानते हैं उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है. और मैं समझता हूं यही परेशानी का कारण हुआ होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है मैं एक तरह से इसको देखता हूं कि पूरा का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनलाइज कर दिया. एक पर्सन के इर्द गिर्द सारी बातें हो रही, मुद्दे गौन हो गए हैं, कोई इशू नहीं है. आखिर सरकार बनाएंगे तो सरकार की क्या नीतियां होंगी, उसकी क्या विदेश नीति होगी, क्या आर्थिक नीति होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या किया जाएगा, देश में एक शांति, अमन, चैन और सद्भाव का वातावरण कायम रखने के लिए क्या किया जाएगा. इन सब चीज़ों के बारे में कोई दृष्टिकोण प्रकट नहीं किया जा रहा. इसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं? आप तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं ब्लेम करते? कांग्रेस पार्टी भी तो एक तरह से मोदी सेंट्रिक कैंपेन कर रही है. क्या आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग अभी भी हो सकती है कांग्रेस पार्टी के साथ? नहीं, उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर खराबी है और पिछले 10 वर्षों में गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं रहा और इकोनॉमिक पॉलिसी से जनता त्रस्त हुई, करप्शन के इश्यूज पर लोग एजिटेटेड हैं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो इन सब चीज़ों के चलते कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज हुए. तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो करती है उसका अनुकरण किया जाए, उसी को फॉलो किया जाए. ये सिर्फ एक अल्टरनेटिव पॉलिसी के आधार पर राजनीति होनी चाहिए थी. और मैं फिर एक बार पहले भी आपको मैं बता चुका हूं आपके साथ इंटरेक्शन में. देखिए, देश में एक व्यापक गोलबंदी हुई थी गैर कांग्रेसी पार्टियों की, महंगाई के सवाल पर खास करके, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और दो बार भारत बंद हुआ था. उसमें सारी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जुड़ी हुई पार्टियां. उस समय हम लोग एनडीए में थे. इसके अलावे वामपंथी पार्टियां जितनी थी, उसके अलावे जितनी पार्टियां और हैं, कांग्रेस और यूपीए की पार्टियों को छोड़ करके वो सब लोग शामिल हुए थे उसमें. तो एक माहौल था. लेकिन इस माहौल को देखकर बीजेपी को ऐसा लगा कि वे अकेले सब कुछ हासिल कर सकते, कांग्रेस को डिस्प्लेस कर सकते. और मुझको ऐसा लगता है कि उसी आपाधापी में कांग्रेस की जो कमियां हैं उसको भी स्वीकार कर लिया. पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स ये कांग्रेस की देन रही है. लेकिन इसको सीधे अपना लेना तो एक तरह से तो बीजेपी की पॉलिटिक्स का कांग्रेसीकरण हुआ. नहीं जी, मगर आपकी भी तो स्ट्रैटेजी थी नीतीश जी. मुझे याद है जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जब मैं पटना आया था, जब हमारी बातचीत हुई थी, तो आपका एक ही लाइन ऑफ अटैक था नरेंद्र मोदी पर, उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के एब्सेंस को लेकर, कि वो कम्युनल है, आप उनके साथ नहीं जा सकते हैं. मगर मेरा सवाल यह है कि आज आप देखिए, तब से लेके अब तक, वो एलजेपी हो, तमिलनाडु में डीएमडीके हो, पीएमके हो, या सुनने में आ रहा है कल तेलुगु देशम पार्टी भी कल परसों उनके साथ किसी तरह का गठबंधन करेगी, तो आपको नहीं लगता आपका जो सारा सेक्युलरिज्म का आर्ग्यूमेंट था वो फ्लैट हो गया? इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ नीतीश जी? देखिए, एक सेकुलरिज्म की बात तो है ही और वो हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों ने डेवलपमेंट को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है.
तो अब बात होनी चाहिए डेवलपमेंट का क्या दृष्टिकोण होगा, क्या उसका मॉडल होगा, क्या तरीका होगा देश के विकास का। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या चंद हाथों में पूंजी को कैद कर देगा? आखिर कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल? और अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता ने बिहार के विकास के कुछ मामलों में इसका मजाक उड़ाया गया और ऐसे आंकड़े पेश करने की कोशिश की गई, जैसे ये बताने की कोशिश की गई कि अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की हालत खराब है, और आंकड़ों का और हवाला दिया गया सच्चर कमेटी का। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई उसमें जो आंकड़े लिए गए थे वो 2004-05 के थे। उस समय तक हम लोग सरकार में नहीं आए थे, या 2001 के सेंसस के फिगर्स थे। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए और अटैक किया गया। हमने बहुत सारी बातों का, आपका वक्त जाया हम नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों पर अटैक करने की कोशिश। आप बिल्कुल नहीं, उसके साथ साथ कोई समय गुजरात में आप खुलकर कहे, मैं कोई समय सीमा तो नहीं है हमारे बातचीत पर, मगर मैं तो ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि कल की बात आप 2-3 हफ्तों पहले की बात कर रहे हैं, मैं तो आज सुबह की बात कर रहा हूं। मोदी ने स्पीच में आज सुबह कहा है नीतीश जी कि when I say the youth must be employed, they say secularism is in danger. When I say that price rise should be brought under control, they want discussions on secularism. When I say that terrorism is to be countered, they say secularism should be discussed first. वो तो फिर से एक बार आप और आप जैसे लीडरों का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म के स्लोगन को मिसयूज कर रहे हैं, जो देश के बेसिक इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म और प्राइस राइज, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप जैसे लीडर सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा रहे हैं। उसका मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न छेड़ा। सेकुलरिज्म की क्या अहमियत नहीं है? प्राइस राइज कैसे रुकेगा, इसका क्या नजरिया है? कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी? गुजरात के डेवलपमेंट को प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के डिफरेंट उसको कहिए इंडिसेज पर क्या स्थिति है गुजरात की? ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है? अभी आपने बहुत ठीक कहा, सेकुलरिज्म पर बहस तो होगी, लेकिन इन तमाम चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के रहते हुए हम विकास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनकी समझ से डेवलपमेंट का सेकुलरिज्म के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो सेकुलरिज्म के रहते हुए डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो सकता है, ये वो कहना चाहते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, वो उन्होंने तो काफी खुलकर बोली आज। उन्होंने कहा है कि आपने उन्होंने कहा है that you have people like you, he has not named you, but obviously the inference is towards people like you who talk about secularism, that he says hollow pretext of secularism to deceive the people of India, यानी कि भारत के लोगों का धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा, उसका रूपांतर कर रहा हूं ये सेक्युलरिज्म की बात करके। आज उन्होंने वाराणसी में ये बात रखी, रिपीटेडली इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एनकरेज हो रहे हैं ना नीतीश जी की सेक्युलरिज्म के स्लोगन के बावजूद रामविलास पासवान उनके साथ जा रहे हैं, पीएमके, डीएमडीके, टीडीपी सारे पार्टीज उनके साथ जा रही हैं, तो वो तो देखिए एनकरेज हो गए। उसके जाने और आने से, किसी के जाने और आने से सेकुलरिज्म का जो एक सिद्धांत है वो समाप्त नहीं हो जाता है। इसका मतलब है वो कहना ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म के रहते और कुछ दिनों के बाद कहेंगे डेमोक्रेसी के रहते विकास हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही नहीं सकता। ये क्या वो ये कहना चाहते हैं? ये तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं इस बात। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आप स्ट्रेच कर रहे हैं। नहीं, आप एक कर रहे हैं, नाइटमेरिश सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो अपने संविधान की बात कर रहे हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी ये हमारे बेसिक चीजें हैं, और इसके रहते हुए हम डेवलप हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है समाज के सभी लोगों को जोड़ना। सेकुलरिज्म की बात करने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम प्राइस राइज के लिए कंसर्न नहीं, बल्कि हम और ज्यादा कंसर्न। नहीं, आपने डेमोक्रेसी की बात क्यों उठाई? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में और
इसलिए उठाई है कि डेमोक्रेसी का मतलब है उसके साथ बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है सेकुलरिज्म। आर यू सेइंग मोदी डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी का मतलब नहीं। आर यू सेइंग, क्या आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते? बातें कही जा रही हैं, देखिए जो बातें कही जा रही हैं हम तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ये हमारी बुनियादी चीजें हमारे संविधान की, और संविधान के अंतर्गत नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। इसका मतलब है कि संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स पर स्टिक करना नहीं, देश में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के बाद मैं तो नीतीश जी एक मिनट, मैं तो आपसे सेक्युलरिज्म की बात पूछ रहा था, मगर आप नहीं, एक इसलिए मैं बता, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कोई अकेले सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा। सेकुलर इथॉज है हमारा इस देश का। देखिए इस देश के इथॉज को समझना होगा। ये देश अमन चैन पसंद करने वाला है और उसके साथ हम ग्रोथ चाहते हैं। नजरिया क्या है? अगर गुजरात के मॉडल को आप उदाहरण लें तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्या स्थिति है, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जितनी पूंजी लगी है क्या उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा? नहीं नीतीश जी आपको मैं फिर उस बात पे ले आऊंगा कि मैंने सेक्युलरिज्म की बात कही और नीतीश कुमार ने डेमोक्रेसी की बात वो ले आए, और आपने कहा कल क्या वो ये कहेंगे कि डेवलपमेंट है तो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। आर यू सेइंग दैट नरेंद्र मोदी इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मैन? Are you saying Narendra Modi does not believe in democratic values? ये तो मुझको कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पॉलिसी और प्रोग्राम पर डिबेट होना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि हम धरती पर स्वर्ग उतार देंगे, हमें तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ बिठा दो, तो हम लोग यही तो जानना चाहते हैं कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। तो आप डिबेट क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी के साथ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? नहीं, हम तो हर समय तैयार हैं, ये आपके माध्यम से हम डिबेट ही कर रहे हैं। नहीं, मगर आप 1-to-1 डिबेट क्यों नहीं करते? ये तो बात आ रही है कि आज इस इलेक्शन से पहले कई लोग ये चाहते हैं कि बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में 1-to-1 डिबेट हो। मैं आपसे सीधी तरह से पूछ रहा हूं नीतीश कुमार जी, आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह का आप कर सकते हैं। नहीं, आप ओपन है नरेंद्र मोदी के साथ? बहुत सारी परंपरा की शुरुआत की है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन हमें तो चाहिए कि डेवलपमेंट का क्या नजरिया है, क्या होगी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या होगी फॉरेन पॉलिसी। बहुत देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है, मानो बाकी सब लोग घर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति है जो सेवियर है, पूरे देश को बचा लेगा, चीन से बचाएगा, पाकिस्तान से बचाएगा, बांग्लादेश से बचाएगा। यानी देश के अंदर डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे डराते हैं लोग। भाई आखिर क्या नजरिया है? आपको अगर सत्ता मिल जाए तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? किस तरह से डील करेंगे? कैसे बांग्लादेश से डील करेंगे? उसमें क्या आपको आशंका क्या है? आपको आशंका क्या है? आपने पाकिस्तान वाली बात उठाई तो आशंका क्या है? जानता हूं कि आज मुझे तो बस एक ही आशंका है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक बनावटी हवा बनाने की, ऑरा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। नहीं नीतीश कुमार जी, पाकिस्तान पे तो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई पॉलिसी है। क्या आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी भी बदल जाएगी कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने? भारतीय जनता अब भारतीय जनता पार्टी रही कहां? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ट्वीट को मॉडिफाई करना पड़ता है 33 मिनट के अंदर। जब अपील करते हैं भाजपा की सरकार तो 33 मिनट्स के अंदर मैंने तो करके एक व्यक्ति की सरकार कल मैंने बातचीत की, कल हमारी एक बार आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। अर्णब जी प्लीज गिव मी सम टाइम। आपने बड़ी अच्छी बात की। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सी भारतीय जनता पार्टी? क्या वो अटल जी वाली भारतीय जनता पार्टी? आडवाणी जी ने जो मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया, 80 के दशक में नारे लगते थे, भारत मां के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। क्या हुआ आडवाणी जी के साथ? क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी जी के साथ? जसवंत सिंह जी के साथ क्या हुआ? हम तो एनडीए बना उसके साथ थे, बीजेपी के साथ थे। 99 में जब एनडीए बना तो एनडीए का जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस तैयार हुआ, इसको तैयार करने में प्रमुख भूमिका श्री जसवंत सिंह जी ने निभाई थी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने निभाई थी।
आज उस जसवंत सिंह जी का क्या हुआ? बदलाव तो हर पार्टी में आती है, बदलाव तो हर पार्टी में होती है। मैं भी पूछ सकता हूं आज जॉर्ज फर्नांडिस कहां है? देखिए, बदलाव तो हर पार्टी में मतलब नहीं है, ये बिल्कुल नया अवतार है, ये बिल्कुल नया अवतार है, ये नए अवतार में लोग आए हैं। क्या और ये बहुत ही खतरनाक बात है कि जिस ढंग से नीतियों को, भाई जो इनके मैनिफेस्टो को तैयार कर रहे थे जोशी जी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने सर्व किया, नर्स किया, उससे उनको झटके में कह दिया गया कि आप दूसरी जगह जाइए। तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ट्वीट करते हैं और 33 मिनट के अंदर, 33 मिनट्स के अंदर उनके अपने ट्वीट को